नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का AKS सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज तक मैंने जितने भी क्रांति बैच के अंदर लेक्चर्स अपलोड करे हैं उन सभी लेक्चर्स के अंदर ये सबसे छोटा लेक्चर होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा वो भी शायद इतने छोटे कभी हो पाए, क्योंकि इस लेक्चर का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो बड़ा ही सरल सा है, बड़ा ही छोटा सा है। इकोनॉमी की फील्ड में या फिर कहें कि बैंकिंग की फील्ड में कुछ दरें चलती हैं जिनको हम अंग्रेजी में रेट कहते हैं। तो उन सभी रेट्स का वर्तमान परसेंटेज क्या चल रहा है, ये हमारे प्रीलिम्स के नज़रिए से काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये प्रतिशत जो होते हैं वो समय टू समय बदलते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में ही जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, यानी कि हिंदी में मौद्रिक नीति समिति जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट में उसको कहते हैं MPC। तो रिसेंटली उनकी बैठक हुई थी, उनकी मीटिंग हुई थी और जो रिमेनिंग का जितना भी 2024 का वर्ष बचा है उसके लिए जो अंतिम आंकड़े हैं वो आ चुके हैं। तो अब इनमें कोई बदलाव हमको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी उम्मीद है और ये बिल्कुल सही वक्त है इनको पढ़ने का, इनको जानने का। वैसे तो प्रीलिम्स में पिछले वर्ष इससे संबंधित कोई प्रश्न आया नहीं था, लेकिन समझदार की पहचान वही है जो इस बात पर यकीन रखे कि जो पिछले वर्ष नहीं आया वो इस वर्ष आने की संभावनाएं ज़्यादा लेके आता है, और ना समझी इस बात में है कि जो पिछले वर्ष आया था वैसा ही कुछ इस वर्ष आएगा, और यहीं पर हो जाती है हमसे बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी गलती। तो आइए दोस्तों, इस गलती को ना करते हुए हम जान लेते हैं। यहाँ पर तो केवल नाम के तौर पर केवल 6 ही नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको टोटल 10 पॉइंट्स जो है इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप देखेंगे क्रांति बैच 38, लेक्चर नंबर 38, और सबका हमको लेटेस्ट परसेंट जो है जानना है। RBI फिक्स करती है इन सभी को, तो इसलिए आपको RBI का लोगो भी वहां पर नजर आएगा। कोई भी चीज बेवजह या बेफिजूल में नहीं है। दोस्तों, इस स्लाइड को तो मैं आपको हमेशा समझाता ही हूं कि आप मुझसे क्रांति बैच के नाम पर ये मत कहा करो कि सर ये क्या किताबें पढ़ने का विकल्प है। भैया, विकल्प नहीं है। जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा है यहाँ पर वो पढ़ना है, उसके साथ क्रांति बैच देखना है। तो ये तो मुझे हर लेक्चर में बताना ही पड़ जाता है। तो हो सकता है शायद 5 मिनट के अंदर ये पूरा लेक्चर ही समाप्त हो जाए। आइए दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इस लेक्चर का मेरा उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, HDF क्या होता है। ये तो जो मैंने आपको फैक्चुअल बुक्स बताई हैं इकोनॉमी के लिए, मैंने आपको घटना चक्र रेकमेंड करी है, सब कुछ वो सब बातें वहाँ लिखी होती हैं। लेकिन अगर इन सब को मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ शॉर्ट में, जिससे आपका पूरा काम हो जाए, तो सुनिएगा। मार्केट में जब भी महंगाई होती है वो भी एक समस्या है, और मार्केट में जब भी मंदी होती है, डिप्रेशन जैसे हम कहते हैं, रिसेशन जैसे हम कहते हैं, वो भी एक समस्या है। तो ना तो महंगाई होनी चाहिए, महंगाई होगी तो ग्राहकों का नुकसान है, और अगर मंदी होगी तो बिजनेसमैन का नुकसान है। दोनों के बिना देश चल नहीं सकता। तो इसीलिए जब भी महंगाई ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा महंगाई किस चीज़ को दर्शा रही है? ज़्यादा महंगाई इस बात को दर्शाती है कि मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, और जिसकी वजह से महंगाई बहुत ऊपर जा रही है। तो महंगाई का ऊपर जाना मतलब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मौजूद होना। तो इस परिस्थिति में RBI क्या करती है? मार्केट से पैसे को खींचती है ताकि लोग कम खर्चा करें और महंगाई क्या हो जाए? कंट्रोल में आ जाए। जब भी RBI को मार्केट से पैसा खींचना होता है, RBI क्या करती है? ये जितने भी आप रेट देख रहे हो ना, इन रेटों को अक्सर बढ़ाती है। मैं एक जनरल परिभाषा दे रहा हूं, ये परिभाषा हर दर के ऊपर लागू नहीं होती है, बट एक जनरल परिभाषा दे रहा हूं। तो RBI क्या करती है? रेट को बढ़ाती है। रेट बढ़ाती है तो बैंक के पास ज़्यादा लोन देने के लिए पैसा बचता नहीं है और महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। अगर मार्केट में मंदी चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर पैसे की कमी है, लोग खरीदारी कर नहीं रहे हैं। तो RBI को जो पैसा है वो मार्केट में उतारना पड़ेगा, और मार्केट में पैसा उतारना है तो ये जो रेट होती हैं इनको आप क्या कर दो? कम कर दो, ताकि बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा बचे, लोगों को लोन देने के लिए लोग खर्चा करें और मंदी की जो परिस्थिति है वो
हट जाए। तो एक सिंपल सी परिभाषा, मैंने आपको एक जनरल परिभाषा देने की कोशिश करी है बड़े सिंपल शब्दों में, ताकि आपका एक माहौल सेट हो जाए कि इन रेट्स को पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। अगर आपसे प्री 2025 में वो पूछ लेता है रेपो रेट कितना चल रहा है, तो सिंपल आंसर पे टिक कर देना 6.50%। अगर वो आपसे बोल देता है रिवर्स रेपो रेट पूछता है तो बता देना 3.35%। अगर वो आपसे पूछता है SDF रेट यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, हिंदी में कहते हैं स्थाई जमा सुविधा, तो SDF रेट कितना चल रहा है, क्लियर कट आंसर बिल्कुल रट लो। सीधी सी बात कहूंगा इस वीडियो के लिए, जो माल है उसको रट के खत्म कर दो, अपने क्रांति रजिस्टर में लिख लेना। तो SDF रेट कितना चल रहा है, 6.25%। CRR की बात दोस्तों अगर मैं करूं, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ये कितना चल रहा है, 4.50%। अगर मैं बात करूं दोस्तों SLR रेट की, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये कितना चल रहा है, 18%। तो एक बार अच्छे से दम लगा के रट दोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ा बहुत केवल बस रीडिंग करोगे तो एंड में जाके सब कंफ्यूज हो जाओगे। और इतने जरा से डेटा से अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बन गया तो पैसा वसूल, टाइम वसूल काम हो जाएगा अपना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और देखो और क्या क्या चल रहा है। बैंक रेट कितना चल रहा है, बैंक दर, तो ये चल रहा है 6.75%। बैंक रेट का मतलब वो मत समझ लेना कि आपने एफडी कराई बैंक के पास और बैंक आपको ब्याज देती है, वो नहीं है। बैंक रेट उस ब्याज दर को कहते हैं जिस ब्याज दर पे आरबीआई बाकी की कमर्शियल बैंक्स को, बाकी की वाणिज्यिक बैंक को पैसा देती है। तो यहां पर आरबीआई ने जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक को पैसा दिया है वो बैंक रेट होता है, ना कि बैंक और ग्राहक का रिश्ता होता है यहां पर। ठीक है, तो बैंक रेट 6.75% चल रहा है। उसके बाद होता है दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, शॉर्ट में MSF रेट कहते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा, ये कितना चल रहा है, 6.75, यानी कि ये और ये दोनों कैसा चल रहा है, सेम। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या लिखा है, CPI का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि हिंदी में दोस्तों इसको कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये पता है क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बताता है कि सेम चीज पिछले साल इतने की पड़ रही थी ग्राहक को, लेकिन इस वर्ष चूंकि महंगाई बढ़ गई है तो वही सेम चीज अब ज्यादा कीमत की पड़ रही है ग्राहक को। समझ में आया? तो ग्राहक के नजरिए से देखते हुए जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है 2024-25 का, उसका क्या लगाया जाता है, उसका एक तरीके से अनुमान लगाया जाता है, एस्टीमेट लगाया जाता है। तो ये अनुमान कौन लगा रहा है, ये सारे रेट दोस्तों आरबीआई के द्वारा ही फिक्स हैं। तो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट यानी कि ग्राहक के नजरिए से 2024-25 के अंदर जो महंगाई दर है वो कितना रहेगा, तो आरबीआई ने क्लियर प्रेडिक्ट कर दिया है। और ये अभी अक्टूबर की बात है, इसी वर्ष कितना किया है पूरे साल के लिए, 4.5%। और पूरा वर्ष 3-3 महीने के 4 हिस्सों में बटा होता है जिसको हम क्वार्टर कहते हैं। तो पहले Q1 का मतलब है कि शुरू के 3 महीने, क्वार्टर नंबर 1। तो एक तो निकलता है दोस्तों पूरे साल का एस्टीमेट, और अलग अलग क्वार्टर्स का भी अगर वो आपसे पूछ ले, डिफिकल्ट और ज्यादा क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर लेना। क्वार्टर नंबर 1 में कितना अनुमान लगाया आरबीआई ने, महंगाई कितनी रहेगी, 4.3%। 2024 के जो 3 महीने के शुरू में तो इतनी में रहेगी महंगाई, और चौथे, पांचवें, छठे महीने में कितनी रहेगी अनुमान लगाया, 4.1%। 7वें, 8वें और 9वें महीने में महंगाई कितनी रहेगी, 4.8%। और 10वें, 11वें और 12वें महीने में महंगाई कितनी रहेगी, 4.2%। तो ये तो हो जाता है क्वार्टर के हिसाब से डेटा, और फिर इन सबका एवरेज निकाल के एवरेज कितना बताया गया, 4.5%। तो अगर वो आपसे क्लियर कट ये नहीं बोलता है एग्जाम में कि हमको तो भैया क्वार्टर को हिंदी में तिमाही कह देते हैं, यानी कि 3 महीने का
तिमाही। तो अगर वो आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है कि पहली तिमाही का बताओ या दूसरी तिमाही का, तीसरी तिमाही का, चौथे क्वार्टर का, ऐसे नहीं पूछता है, सिंपल पूरे वर्ष का कंबाइंड पूछता है, तो आपको आंसर में क्या देना है 4.5%। या ऐसा आपसे पूछ ले कि ये जो उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति होती है, सीपीआई इन्फ्लेशन रेट, ये कौन सेट करता है, तो ये कौन अनुमान लगाता है, तो ये आरबीआई लगाती है। ऐसा प्रश्न भी आप कर पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर वाला। उसके बाद एक ये देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्रांति बैच के अंदर, ये आज कितना 38 नंबर का है ना, तो मैंने 35, 36, 37 में आपको 100% जरूर पढ़ाया होगा। ये चीज पढ़ाई है, इनफैक्ट मुझे याद आ रही है कि आने वाले वर्ष में भारत का जो जीडीपी है, आने वाला वर्ष मतलब ये जो चल रहा है 2024-25, तो 2024-25 वाला जो वर्ष है उसमें इंडिया का जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, उसमें वृद्धि दर कितना रहेगा, इसका अनुमान लगाया जाता है। तो भारत का जो जीडीपी में जो वृद्धि दर रहेगा, ग्रोथ रेट 2024-25 के अंदर, वर्ल्ड बैंक ने भी इसका अनुमान लगाया था और आईएमएफ ने भी इसका अनुमान लगाया था, और दोनों ने ही लगभग कितना परसेंट लगाया था, 7% लगाया था। परंतु बाहर के संस्थान तो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाते ही हैं, वो भी जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। परंतु हमारे देश की जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई, ये भी इंडिया की जीडीपी का पूरे वर्ष का अनुमान लगाती है। तो आरबीआई के नजरिए से क्या अनुमान लगाया है, तो देखिए आरबीआई द्वारा 2024-25 में भारत की जीडीपी में जो ग्रोथ रेट रहेगी, जो वृद्धि रहेगी, वो आरबीआई ने कितनी बताई है 7.2%। यानी कि आरबीआई ने 0.2% ज्यादा अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तुलना में। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में जाके हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने तीनों आरबीआई, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक ही स्लाइड पर आपको कवर कर दिया ताकि आपको भी डाउट ना रहे। बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। मुझे भले ही ये वीडियो बनाने के लिए 1-1.5 घंटा रिसर्च करनी पड़ी, परंतु आप लोगों का काम 5 से 10 मिनट के अंदर हो गया होगा। 10 मिनट के अंदर जो है आपका काम हो गया, क्योंकि शुरू में एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देना पड़ता है। तो बस इस वीडियो के लिए था इतना ही, और मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।